एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। पहले कई दिन तो वे इधर उधर भटकते रहे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और क्या ना करें। ऐसे ही घूमते घूमते वे एक दिन एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। उस राज्य का नाम था धौलापुर। वहाँ भी क्या करते, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इसी बीच उन्हें पता चला कि इस राज्य का राजा प्रतिदिन रात को अपने शयन कक्ष के द्वार पर एक पहरेदार को नियुक्त करता है। सुबह में पहरेदार को राज दरबार में बुलाकर एक प्रश्न पूछता है। उत्तर न दे पाने के कारण उस पहरेदार को फांसी की सजा हो जाती है। इस प्रकार शयन कक्ष पर पहरा देने वाला कोई भी पहरेदार जीवित नहीं बचता था, क्योंकि कोई भी उत्तर नहीं दे पाता था। यह जानकर राजा विक्रमादित्य को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आखिर यह कैसा राजा है जो बिना किसी गलती के ही पहरेदार को फांसी दे देता है, और यदि पहरेदार की गलती होती भी है तो उसकी जानकारी तो प्रजा को होनी ही चाहिए कि पहरेदार को अमुक जिम्मेदारी दी गई थी, और अब उस जिम्मेदारी का निर्वाह उस पहरेदार ने भली भांति नहीं किया, इसीलिए उसे फांसी दे दी गई। और आखिर ऐसा कौन सा कार्य उस पहरेदार को सौंपा जाता है कि कोई भी पहरेदार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पाता। राजा विक्रमादित्य के मन में कई प्रश्न कई कोनों से एक साथ उधेड़-बुन में चल रहे थे। अचानक विक्रमादित्य के दिमाग में एक विचार कौंधा कि क्यों ना वह खुद इस रहस्य का पता करने की कोशिश करें। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बेचारे निर्दोष व्यक्ति की रोज जान जाती रहेगी। राजा विक्रमादित्य जो अब तक अति सामान्य व्यक्ति का जीवन यापन कर रहे थे, वे एक दिन धौलापुर के राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से अनुनय विनय किया कि वह उसे अपने शयन कक्ष का पहरेदार नियुक्त कर लें। राजा ने इस बात पर उनसे कई सवाल पूछे। सभी सवालों का विक्रमादित्य ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उनके उत्तर से राजा ने संतुष्ट होकर शयन कक्ष की पहरेदारी की जिम्मेदारी दे दी। उसी दिन विक्रमादित्य ने अपनी नई जिम्मेदारी का बड़ी उत्सुकता से निर्वाह शुरू कर दिया। शयन कक्ष की पहरेदारी के समय वह काफ़ी चौकस थे और एक एक गतिविधि पर उनकी नज़र थी। आखिरकार जान जाने की भी नौबत आ सकती थी। जब आधी रात हो गई तो विक्रमादित्य ने राजा को शयन कक्ष से बाहर निकलते देखा। वे भी चुपके चुपके राजा का पीछा करने लगे। देखते क्या है कि राजा छुप छुप करके सधे कदमों के साथ शमशान घाट की ओर जा रहा है। देखते ही देखते राजा शमशान घाट पहुंचा, जहां पहले से ही डोम की पुत्री बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा वहीं रखी एक टूटी खाट पर बैठ गया। राजा डोम की पुत्री से प्रेम करता था और वहीं पर वो डोम की पुत्री से प्रेम भरी बातें करने लगा। कुछ समय बाद राजा ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। डोम की पुत्री ने कहा, अभी खाने के लिए तो मेरे पास शवों पर चढ़ाए गए मिठाई और बतासे ही हैं। राजा वही मिठाई बतासे खाकर उस टूटी खाट पर सो गया। सुबह के 4 बजे राजा की नींद खुली। राजा उससे विदा लेकर राजमहल की ओर
चल दिए। राजा अपने राजमहल पहुंचे उससे पहले ही विक्रमादित्य ने राजमहल पहुंचकर शयन कक्ष की पहरेदारी शुरू कर दी थी। राजा वहां पहुंचा, इधर उधर नजर दौड़ाई और अपने शयन कक्ष में चला गया। किसी से कुछ कहा नहीं। अगले दिन राज दरबार लगा तो पूर्व की भांति ही राजा ने अपने शयन कक्ष के पहरेदार को बुलाने का आदेश दिया। विक्रमादित्य खुशी खुशी राज दरबार में हाजिर हो गए। राजा ने कहा, कहो सिपाही, रात की बात। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, संकेत के रूप में कहता हूँ, इससे आपके राज दरबार की और आपकी गरिमा भी बनी रहेगी। आखिरकार मैं तो आपका सेवक ठहरा। विक्रमादित्य ने आगे कहा, प्रेम न जाने जात कुजात, भूख न जाने जूठी भात, और नींद न जाने टूटी खाट। इशारे इशारे में विक्रमादित्य ने सब कुछ कह दिया जो उन्होंने देखा था। उनकी बात सुनकर राजा सब कुछ समझ गया। विक्रमादित्य की बात से राजा बहुत प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद ही उस राजा ने राजपाट त्याग दिया और तपस्या करने जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। और इधर राजा विक्रमादित्य भी अपने राज्य लौट गए। Generate by AI. Generate by AI.